न्यूज़ 24। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक ने जिन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया, उन पर राहुल गांधी आज भी कायम हैं। बीजेपी आज तक इसकी काट ढूंढ नहीं पाई है, बल्कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के मुद्दों पर घिरती जा रही है। बड़े फैसलों में मोदी सरकार के यू टर्न को भी उसी का असर माना जा रहा है। और तो और अब चुनावी राज्यों में भी बीजेपी मुश्किलों में घिरने लगी है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक बीजेपी राहुल गांधी के इस 3C चक्रव्यूह में फंस चुकी है। आखिर राहुल गांधी का यह 3C चक्रव्यूह क्या है और कैसे बीजेपी इसमें फंसती जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी का अभियान, मुश्किल में सरकार का प्लान। इंडिया की रणनीति बढ़ा रही बीजेपी की माथापच्ची। राहुल ऑन मिशन मोड, सरकार का सीक्रेट कोड डिकोड। लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी एक अलग रूप में नजर आ रहे हैं। अपने प्लान से मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी, अपने एजेंडों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। सरकार और बीजेपी चाहकर भी वो नहीं कर पा रही है जिसके लिए वो जानी जाती। कई बड़े मुद्दों पर पिछले 2.5 महीने में मोदी सरकार का जो रुख दिखा है, इससे पहले बीते 10 सालों में कभी नहीं दिखा। और इन सब के पीछे की वजह माना जा रहा है राहुल गांधी का 3C एजेंडा। कास्ट, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। कोalition, चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। मैं आपको स्टेट से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। राहुल गांधी का कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और कोalition हिट है। राहुल के इसी 3C में बीजेपी फंस गई। राहुल के जातीय जनगणना का कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। राहुल गांधी का संविधान बचाने का मुद्दा ओबीसी और दलित जैसे वंचित वर्गों में घर कर गया। ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते। अपने प्लान और अपनी आक्रामकता की वजह से गठबंधन में राहुल इंडिया के सबसे बड़े नेता बनते जा रहे हैं। राहुल की इमेज को चमकाने के लिए कांग्रेस नई नई रणनीतियां बना रही है। कभी राहुल डीटीसी बस में सफर कर ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो कभी कैब में यात्रा कर कैब ड्राइवर्स की मुश्किलातों से दो चार होते हैं, और तो और कश्मीरी छात्रों से भी मिलकर उनकी समस्याएं जानते हैं। I like the place always. People admire you here. People here are having such a hard time. Yes, it
and struggling, and I feel bad. So if I can do something for that little bit, then I try and see if I can. Of course, it's beautiful also. How does the situation here disturb your plans? Does it stress you out? You It feel stresses worried? a lot. Does it disturb? How? I never wanted to continue my studies here because it's so depressing. I wanted to go outside, but then my parents didn't let me, so I had to stay here. But political science, I wanted to do it. I was passionate about it, so I did it. But my experience with political science, studying political science, is what they teach you in university is nothing to do with The real nothing. Like it's just nothing. They're in some other world. That's the sad part. And the politics is in some other world. That's the sad part. International relations as well. Yeah. From which one? Harvard? From Harvard University. Then after that, Papa died. So then I had to go to Rollins College. And then from there, I went to Cambridge University in England. You also did your From your masters? childhood, so you wanted to become a politician, or you had other dreams? Not when I was small. But after Papa died, I felt that I should. I saw Papa's death as someone stopping him from doing what he wanted or what work he wanted to do. So then I got that idea. We say, oh, I want to change that. I want to change that. I want to change that. You don't realize that to change any of that, you have to change this. We also want to be free and chase our dreams. But there's one thing that I try to find happiness in whatever I'm doing. Maybe it's forced. So if I'm doing my work, then I'll try to be happy in that. And then how will I be happy in that? How do you think I'll be happy in that? My work is quite tedious and serious. Because you like it. No, so then I'm like, oh, you know what I'll do? I'll go and meet some Kashmiri youngsters, talk to them. So now my work will become more interesting. So I try, whatever I'm doing, I try to find something nice to do. राहुल गांधी हाल ही में कश्मीर दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कॉलेज के छात्राओं से ये बातचीत की थी। लेकिन इससे इतर उन्होंने एक ऐसा भी काम किया जिसने बीजेपी की सारी प्लानिंग फेल कर दी। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का ऐलान किया। समझौते के तहत 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट पैंथर्स पार्टी और एक सीट CPI-M को दिया गया। बाकी की 6 सीटों पर दोनों दल फ्रेंडली फाइट करेंगे। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा है और जम्मू रीजन में कांग्रेस की पकड़ अच्छी मानी जाती है। ऐसे में दोनों दलों के साथ आ जाने से प्रदेश में इंडिया गठबंधन स्वाभाविक तौर पर मजबूत हो गया है। कांग्रेस का प्लान है कि जम्मू में बीजेपी को कम से कम सीटों पर रोकना है, तो वही घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर फोकस कर रही है। जाहिर है बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। बीजेपी के सामने ये गठबंधन इसलिए भी चुनौती बन सकता है क्योंकि कांग्रेस का प्लान है कि वो जम्मू डिवीजन में बीजेपी को 20 सीटों पर रोक दे। शायद यही वजह है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार उतारने में इतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही। जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें बीजेपी के कई पुराने नेताओं के नाम गायब थे। पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, पूर्व मंत्री सत शर्मा, भली भगत, श्याम चौधरी, अजय नंदा, अब्दुल गनी कोहली, पूर्व विधायक RS पठानिया और पूर्व विधायक नीलम लांगेह को बीजेपी ने टिकट से वंचित कर दिया। पहले बीजेपी का जो यहाँ पे नारा था उसमें ये था कि आपकी बार 50 पार, लेकिन जैसे ही ये गठबंधन हुआ तो बीजेपी इस नारे से थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो गई है। अब बीजेपी का ये नारा सामने नहीं आता, लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं, यहाँ पे स्थानीय नेता जो हैं, वो साफ साफ ये कहते हैं कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी। हालांकि बीजेपी ने अब जैसे बीजेपी की पहली लिस्ट जो है अनाउंस हुई और उसके बाद से जिस तरीके से बवाल बचा, तो बीजेपी को तुरंत जो है लिस्ट वापस लेनी पड़ी। बीजेपी उसमें कंफ्यूज सी लगी कि कैसे क्या करें। अगर लोकसभा चुनावों को आधार माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कुल 34 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी। कांग्रेस को भी 7 सीटों पर आगे रहने का मौका मिला। जाहिर है इस तरह कुल 41 सीटें जीतने की उम्मीद ये गठबंधन कर सकता है। वहीं जम्मू के 43 में से 29 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो बीते लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2, बीजेपी को 2 और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है। अपनी दमदार उपस्थिति से इंडिया ब्लॉक महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के टेंशन बढ़ाए हुए हैं। अब तक के समझौते के मुताबिक महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे के शिवसेना UBT और शरद पवार के NCP शरद के साथ महाविकास आघाड़ी के बैनर तले चुनाव मैदान में उतरने वाली।
हालांकि अभी तक प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ब्लॉक अपनी तैयारी काफी पहले से शुरू कर चुकी है। गठबंधन में शामिल तीनों दल अपनी अपनी ताकत के मुताबिक जमीन तैयार करने में लग गए। तीनों ही दलों का एकमात्र मकसद है कि किसी भी हाल में बीजेपी और उनके सहयोगियों को सत्ता से बेदखल कर सके, जिसके लिए तीनों पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाली है। हम चाहते हैं विधानसभा चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ें। 3 पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, पवार साहब। कोई मतभेद नहीं, ना सीट शेयरिंग में है, ना मैनिफेस्टो में है, ना किसी काम की पद्धति में है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि हमको एक साथ मिलकर काम करना है और इस राज्य के सत्ता पर जो डकैत बैठे हैं, जो लूट रहे हैं इस राज्य को, उनको हटाना है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसका बम्पर फायदा भी इंडिया ब्लॉक को मिला, जिसका नतीजा रहा कि इंडिया गठबंधन प्रदेश की 48 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस को 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूवीटी को 9 और शरद पवार के एनसीपी शरद को 8 सीटें मिली। जबकि इससे पहले के चुनाव यानी 2019 में कांग्रेस महज 1 और शरद पवार की एनसीपी 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भी इंडिया ब्लॉक मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में जो कार्यक्रम हुए उसमें उद्धव ठाकरे, इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस जिस तरह से तैयारियों को धार दे रही है, उससे लगता है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी का पलड़ा फिलहाल भारी है। जबकि 24/7 चुनावी मोड में रहने वाले बीजेपी का महाराष्ट्र में फिलहाल उस स्तर पर चुनावी तैयारी नहीं दिख रही है जिसके लिए वो जानी जाती है। अब तक ना तो गठबंधन का कोई फाइनल स्वरूप तय हो पाया है और न ही सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा सामने आ रही। ऐसे में अब की विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी की डगर काफी मुश्किल रहने वाली। कमोवेश यही हाल झारखंड में भी है। झारखंड में कांग्रेस का जेएमएम और आरजेडी के साथ मजबूत गठबंधन है। बीते लोकसभा का चुनाव कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के साथ मिलकर लड़ी थी, जिसका फायदा भी इंडिया ब्लॉक को मिला। प्रदेश की 14 में से 5 सीटें इंडिया ब्लॉक में शामिल जेएमएम जीतने में कामयाब रही। पिछली बार यह आंकड़ा महज 2 सीटों पर ही सिमट गया था। इतना ही नहीं, 2019 का विधानसभा चुनाव भी तीनों दल एक साथ लड़े थे, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठबंधन 47 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। और यही फॉर्मूला कांग्रेस अब की बार भी झारखंड में अपनाने जा रही, जिससे बीजेपी की चिंता काफी बढ़ गई। बीजेपी आलाकमान हर हाल में अब की बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाह रहा। यही वजह है कि पार्टी जेएमएम में सेंधमारी करने से भी पीछे नहीं हट रही। पार्टी के आदिवासी नेता और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा, जबकि मौजूदा सीएम और जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को पहले ही बीजेपी अपने पाले में कर चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक राहुल गांधी की कोalition यानी गठबंधन के फॉर्मूले का तोड़ बीजेपी नहीं निकाल पा रही, जिससे आने वाले चुनावों में पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राहुल के स्ट्रॉन्ग कोalition यानी कि मजबूत गठबंधन के ट्रैप में ही बीजेपी फंसी है। कास्ट सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर भी राहुल गांधी जिस तरह से अडिग हैं, उससे भी बीजेपी और मोदी सरकार घबराई हुई है, जिसका असर यह हुआ कि बीते 2.5 महीने में सरकार कई बड़े फैसले पर यू टर्न ले चुकी है। मेरे लिए ये औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है, मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा, तब भी करूंगा। राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार को जातीय जनगणना और संविधान के मुद्दे पर इस कदर घेरे हुए हैं, जिसका तोड़ बीजेपी चाह कर भी नहीं ढूंढ पा रही।
राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे को हर मंच से उठा रहे हैं। राहुल का दावा है कि बीजेपी या फिर कोई भी शक्ति देश में जातीय जनगणना कराने से नहीं रोक सकती। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। बीजेपी के कई सहयोगी भी इसके लिए तैयार हैं। मोदी सरकार में शामिल एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान खुलकर राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए। यानी एनडीए में शामिल नेता भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। बात जाति की है, जातीय वोट बैंक की है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस के तमाम नेता और राहुल गांधी इस मुद्दे पर मुखर हैं। इसका फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला भी। जातीय आधारित ज्यादातर वोट अब की बार कांग्रेस की झोली में आए। उसी का असर रहा है कि पार्टी को पिछली बार के मुकाबले इस बार बम्पर वोट मिले और कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा 99 तक पहुंच गया। लिहाजा कांग्रेस और राहुल गांधी किसी भी हाल में जातीय जनगणना का मुद्दा छोड़ने वाले नहीं। खबर मतलब न्यूज़ 24।